देखिए पुराने ज़माने के अगर स्कूटर आपने देखे हों जो LML वेस्पा, तो बुलेट के अंदर जो लड़के करवा लेते हैं, साउंड आज निकलती एकदम से जैसे ब्लास्ट हुआ हो, उस तरीके की। ये पहला क्वेश्चन है, Which of the following compounds will exhibit cis trans यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बेहद आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा जो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म बनाएगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है ब्यूटेनॉल, ब्यूटुआइन, 2-ब्यूटीनॉल और 2-ब्यूटीन। तो ये है, क्योंकि जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से CH3 एक कंपाउंड आपने ये बना दिया, ट्रांस हो गया है, और इसी को आप सिस भी बना सकते हैं। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बेहद आसान, आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ अच्छा है। ये कौन सा कंपाउंड इनमें से सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म बना सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की हिंदी होती है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय और आइसोमरिज्म हो गया है समावयवता। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये मैं यहां से अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग मटेरियल। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, नीट ही नहीं कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। समझा भी देता हूं तसल्ली से आपको, मैंने कहा कि मैं इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं और वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जो NCERT से थोड़ा सा हटके होता है। ये चीजें 11th के आपके ऑर्गेनिक से बिलोंग करती हैं। एक तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है। देखिए पुराने जमाने के अगर स्कूटर आपने देखे हों जो LML वेस्पा, चेतक, प्रिया, इस तरीके के स्कूटर इस नाम से आते थे, तो उनको जब चलाते थे ना, तो उनमें से आजकल जो बुलेट के अंदर जो लड़के करवा लेते हैं, साउंड आज निकलती एकदम से जैसे ब्लास्ट हुआ हो, उस तरीके की, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। उसको नॉकिंग बोलते हैं। वैसे नॉकिंग की हिंदी क्या है, कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या बोलते हैं, कोई नॉक कर रहा है जाके देखो, वहीं से लिया है नॉकिंग। तो जो बुलेट में आप देखते होंगे आपके शहर में, आपके गांव में कुछ ऐसे करवा लेते हैं उस सेटिंग मिस्त्री से कि जैसे ही वो एक्सीलेटर देंगे और क्लिच छोड़ देंगे एकदम से, तो वो साउंड निकलती है बड़ी तेज से, डर जाते हैं आसपास के लोग। दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। कई बार वो इंजन में अपने आप हो जाता है, क्योंकि इंजन की जो बर्निंग, फ्यूल को जलाने की जो प्रोसेस है, तो उसी के रेशियो में उसे ऑक्सीजन भी चाहिए और प्रॉपर कंबशन होता है, प्रॉपर वहां पर फ्यूल जलता है, तो फिर ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूल इंजन को नहीं चाहिए, लेकिन इंजन को नहीं चाहिए तो फ्यूल तो आ गया है, उसको जलना तो पड़ेगा। फ्यूल बर्न होकर के जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इंजन साउंड एनर्जी के रूप में वेस्ट कर देता है, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हुआ, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आपको ध्यान हो, अगर कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हो, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है अनलेडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल, ऐसे लिखा रहता है। तो वो क्या है अनलेडेड, वहीं से नाम भी आपको थोड़ा सा पता चल गया है, TEL, टेट्राइथाइल लेड। इसको मोबिल ऑयल भी बोलते हैं। जो इंजन ऑयल होता है, इंजन की जब सर्विस होती है, तो एक तो पेट्रोल या डीजल होता है और दूसरा जो ऑयल होता है इंजन ऑयल, उसको बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड। इसका फॉर्मूला होता है C2H5 का 4 PB। इसको बोला जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट। ये उस अपस्फोटन को कम कर देता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपस्फोटन। तो हिंदी ये होगी कि कौन सा पदार्थ इनमें से अपस्फोटन रोधी का काम करेगा। आपका उत्तर C है, बहुत अच्छा जवाब दिया है एक बच्चे ने, टेट्राइथाइल लेड। तो मोबिल ऑयल का फॉर्मूला कोई आपसे पूछे तो याद रहेगा ना अब आपको। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच इज मैक्सिमम स्टेबल। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। 1-ब्यूटीन है, 2-ब्यूटीन है, ट्रांस 2-ब्यूटीन है, सभी सेम है। तो इसका ऑप्शन है C, क्योंकि जब ट्रांस ब्यूट 2 आप बनाते हैं तो आपको पता है ना कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण, वो 0 होता है। इसका म्यू जो है 0 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है उसकी वजह से। देखिए सारे तो नहीं है,
सिस तो अनस्टेबल होता है, ब्यूट 1 में कह ही नहीं सकते क्योंकि वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिस है और दूसरी ट्रांस होती है। तो आपका क्लियर हुआ कंसेप्ट। जितने भी ट्रांस कंपाउंड होते हैं दे आर लिटिल मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर। नाउ द क्वेश्चन इज, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज। जब आप टोलुइन का भाप में शुद्धिकरण करते हैं तो उस समय टोलुइन का जो दाब होता है वाष्प अवस्था में, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन लिखे हैं। वो बैरोमीटर के दाब के बराबर हो जाता है जो बैरोमीटर में लगा था वहां तक, या उससे कम रहता है, या इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन इन सिंपल डिस्टिलेशन। अगर हम साधारण वाष्पन से करें उसके बराबर होता है या उससे ज्यादा हो जाता है। 4 ऑप्शन है और इसमें मैं आपको बता दूं जो आपका डिस्टिलेशन है, तो डिस्टिलेशन क्या है? प्रोसेस होती है जब लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर हो, इंप्योरिटीज भी साथ में हो और आप उनको अलग करना चाहते हो या इंप्योरिटीज को हटाना चाहते हो, देन यू बॉयल इट एंड वो लिक्विड कन्वर्ट होता है भाप में। उसको ठंडा करते हैं कंडेंसर संघनित्र की हेल्प से और आपको जो लिक्विड मिलता है वो प्योर होता है, चूंकि आपने अपने कंटेनर का टेम्परेचर उतना रखा है जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब ऐसे मिक्सचर हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस हो तो सिंपल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं, लेकिन जब बहुत पास पास हो, जैसे एक का 90 है, एक का 91 है, 92 है, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है, तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाया जाता है। और ऐसी कंडीशन जब हो जाए कि जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, जहां तक हमारे कंटेनर का टेम्परेचर नहीं जा सकता बड़ी आसानी से, तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर के अंदर वैक्यूम डेवलप करते हैं, निर्वात उत्पन्न करते हैं। उससे होता क्या है, उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट घटने से वो जल्दी डिस्टिल हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, उसका जो प्रेशर है लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर रहेगा। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तीसरा अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन देखिए अभी पूछा क्या है। नाइट्रेशन किया हमने H2SO4 या H+ की प्रेजेंस में, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब सवाल ये है कि नाइट्रोबेंजीन इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज N। नाइट्रिक एसिड यहां पर किस तरीके का काम करता है, नाइट्रिक एसिड का फंक्शन क्या है? 4 ऑप्शन दिए। क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्या वो एसिड का काम कर रहा है, C, या वो बेस का काम करता है, D, या वो कैटलिस्ट का काम करता है? नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रिक एसिड किस तरीके का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस या फिर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का? उत्प्रेरक का नहीं करता है, चूंकि बेंजीन में NO2 ग्रुप ऐड हुआ है तो वो एक रिएक्टिंग एजेंट था, तो कैटलिस्ट तो है नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट, क्या वो बेंजीन का रिडक्शन कर देता है? ये भी है, संभव है बिल्कुल। और एसिड तो होता है, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या वो बेस का काम करता है? एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पर NO2 चूंकि वो एसिडिक मीडियम पॉजिटिव होता है और उसको आप इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन है, तो उसमें जो उसका फंक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट वाला हो गया है, जिससे बेंजीन का कन्वर्जन हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है भाई। अगला सवाल, द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, C2H5MgBr, इसको रिएक्शन कराई वाटर के साथ में। बहुत आसान है, डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ये आपका एल्काइल ग्रुप है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और इसकी जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जाकर के अटैक करे कार्बोनाइल कार्बन पर, वहां पर ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, वो चीजें बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी। लेकिन हमने ड्राई ईथर लिया ही इसलिए था कि हम इसको वाटर से बचा के रखें, क्योंकि इसकी नेचर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होती है। ह्यूमिडिटी में से भी, वातावरण में से जो नमी है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर करके एल्केन बनाता है। और यहाँ तो आप सीधा कह ही रहे हो कि हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ में, तो ईथेन फॉर्मेशन हो गया है, ईथेन फॉर्मेशन।
डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ऐसे फाइंड आउट करते हैं अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी है, जहां पर क्यू जो है वो नेट चार्ज है, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, उनके बीच की जो एटम है उनके बीच की दूरी होती है, वो होता है। निर्धारण करने का तरीका ये है। लेकिन जब ऑर्गेनिक में आप निकाल रहे हैं तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि सेम जो ग्रुप है अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझाया था, मुझे याद है कि आप उस वीडियो में थे। मैंने कहा था कि अगर मुझे इक्वल फोर्स के बंदे ऐसे पकड़ के खींचते हैं दोनों तरफ, देन देयर विल बी नो मूवमेंट, वहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल फोर्स का बंदा इधर खींच रहा है और ये धकेल रहा है तो मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा। तो डाईपोल, डाई मतलब दो और पोल मतलब सिरे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मूवमेंट वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। जैसे अगर CH तरीके साथ में मैं Cl जोड़ देता हूं तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो बिल्कुल बीच में नहीं रहते, वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ऐसे डाइपोल मूवमेंट होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म टोलुइन बनाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने खूब डिटेल में पढ़ा लिया है आपको। इसमें ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। एक तो बेंजीन ने बनाया टोलुइन को, और टोलुइन को अगर हम एज ए रिएक्टेंट यूज करते हैं तो एक तो सवाल ये कि टोलुइन ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ज्यादा फास्ट देता है एज कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी बात, दूसरा जो सवाल हो सकता है वो ये कि बेंजीन को आप रिएक्शन कराएं CH3 CH2 CH2Cl प्रोपाइल क्लोराइड के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्रोपाइल बेंजीन नहीं आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। इसको आपने क्यूमीन भी कहा है, फिनोल बनाने के लिए जब यूज करते हैं इसको क्यूमीन भी बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट, तो सवाल एक बहाना था, साथ में वो भी चीजें हो गई। और जो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ बना है, ये प्रोडक्ट बनता है जब मैं टोलुइन को का क्लोरीनेशन करूंगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तब बनता है बेंजाइल क्लोराइड। और यहां पर अगर मैंने हीट कर दिया इसको HNu ना लेकर के, सनलाइट की प्रेजेंस में ना करके, टेम्परेचर बढ़ा करके मैं करता हूं, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन बनता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हुई होंगी यहां से। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल पर जो अटैक करेगा इनमें से कौन फास्ट होगा? अभी जो मैंने सवाल आपको बताया था, क्या वो बेंजीन करेगा? बेंजीन से अच्छा तो मैं बता ही चुका हूं आपको, कौन करेगा? टोलुइन करेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगने से बेंजीन थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। जबकि क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन अपनी तरफ खींच लेता है, एक ये भी होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, और दूसरा फिनोल के केस में आप देखिए, फिनोल के केस में बड़ा इंटरेस्टेड है, अगर आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी बनाई हो और आपको पता चला हो कि ये स्टेबल फिनोक्साइड आयन बना लेता है, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है ना, जब रेजोनेंस आप दिखाते हैं, इसमें नहीं, इस तरीके से जब आप करते हो है ना, ये पहले वाली कंडीशन आती है, ये पोजीशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये पोजीशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, तो यहां से बहुत अच्छे से रिएक्शन कर सकता है ये। तो पूछा गया इनमें से कौन ज्यादा फास्ट करेगा, तो बेंजीन तो नहीं करेगा, बेंजीन तो नहीं करेगा, बेंजीन से अच्छा तो टोलुइन करेगा, और टोलुइन से अच्छा जो है वो फिनोल कर देगा। ठीक है, यहां तो डोनर ग्रुप लगे, लेकिन इसके पास में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जिनको बेंजीन अपनी तरफ खींच लेता है। अब ऐसा ही एक और सवाल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन, हाँ, टोलुइन बनाने के लिए AlCl3 के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या यूज करते हैं? बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड, अभी लिया था हमने, वैसा ही सवाल। अच्छा, अब ऑर्गेनिक के बाद थोड़े से फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन एब्सिस यूनिट सेल, जो फलक केंद्रित यूनिट सेल होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक्चुअली ये पूछा गया है। तो आपको पिछली क्लासेस अगर आपने अटेंड की हो तो मैंने बड़ी तसल्ली के साथ में सॉलिड स्टेट पढ़ाया है, और उस पर अलग से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं। उसी में से मैंने एक क्वेश्चन निकाल लिया कि चलो आपसे पूछ लेते हैं, एक बार चेक भी हो जाएगा।
जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन मिलता है एटम का 1, है ना, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन देता है एटम 1/8 × 8 और 1/2 × 6 मिलता है फेस के सेंटर से। तो टोटल जो फेस सेंटर में हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है जो एटम का, वो हो गया टोटल 4। 3 हो गया है फेस सेंटर से और 1 उसमें जुड़ जाता है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, तो टोटल मिलाकर के हो गया है 4। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल ऑफ एनायन वैकेंसी, जहां आपके अगर ध्यान हो एक यूनिट सेल है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का, या यू कैन से लैटिस पॉइंट का। लेकिन हुआ क्या कि कोई कैटायन यहां से एनायन मिस हो गया और उसकी जगह पे आके बैठ गया इलेक्ट्रॉन, तो इस सेंटर को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एप सेंटर। तो एप सेंटर की वजह से ही NaCl का कलर येलो हो जाता है और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है, सॉलिड के अंदर जो दोष होता है उसमें भी जो धातु यानी कि मेटल जब ज्यादा हो जाते हैं तब ये क्रिएट होता है जब NaCl को हम गर्म करते हैं सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। तो एफ सेंटर, अगला सवाल ऐसा ही है, यही पूछा गया है कि उसका कलर येलो क्यों हो जाता है, तो वो एफ सेंटर की वजह से है। ये सवाल ऐसे घुमाकर भी पूछा जाता है। उसके बाद ब्लड सेल को अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल शेप में रहें, सवाल ये है आरबीसी को एक सॉल्यूशन में रखा है आपने और आरबीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आरबीसी का साइज ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, ना ही वो एक्सपैंड होती है, फूलती है या फटती है, वो एज सच रहती है। तो आप क्या कहेंगे वो सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक। वो आइसोटोनिक है क्योंकि 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वो आइसोटोनिक होता है आरबीसी के, रेड ब्लड सेल के, तो इसको आइसोटोनिक बोला जाता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बहुत अच्छा सवाल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक मोलल एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूट का, कैसे निकालेंगे? 1 मोलल का मतलब क्या है? 1 मोल सोल्यूट का 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 मोल है किसका? 1 मोल है सोल्यूट का और किसमें है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन यही होती है ना। और सॉल्वेंट क्या है यहां पर? एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर है। तो इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1000/18 दैट इज 55.5। ये हो जाएगा, तो 55.5 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, सोल्यूट का निकालना है, क्योंकि सोल्यूट का 1 मोल दिया है 1/1 + 55.5, सो दैट इज 1/56.5। इट इज इजी टू कैलकुलेट। 14 इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, अब पता चल गया है आपको, तो इसमें आप देख लेंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन, आई होप सो बी आएगा। जो भी बनेगा कैलकुलेट करके ऐसे निकालना था। अब अगला क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने कुछ। एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट, weight of solute is given in 100 gram water, weight of solvent is given and the vapor pressure is 732 mm. If kb यहां दिया है, then boiling point of solution will be, the boiling point कितना होगा? देखिए boiling point kb हमें given है, elevation constant that is 0.52 ये हमें given है, weight of solute given है, weight of solute 0.5 ग्राम in 100 ग्राम ऑफ वाटर। जो weight of solvent है 100, इसका मोलिकुलर मास पता है हमें 18 होता है। और क्या दिया है? एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS है, ये आपका PS हो गया। यहां पर PS दिया है आपको, दैट इज 732 mmHg।
732 mmHg। कितना सारा डाटा आपको हो गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो वोलेटाइल है ना, या घट जाएगा, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर्मूला आप लगा लेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, सीधा फॉर्मूला लगेगा। जैसे आप उसको यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर बनेगा, मैंने किसको कैलकुलेट किया था 15 को, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन कैलकुलेशन जब करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 103 ही मैं बोल रहा था पहले। ये सवाल थे आज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिए थे आपके लिए। इनका PDF, कुछ और भी सवाल हैं, इनका PDF आपको मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा। मोबाइल ऐप वाले बच्चे इन सारे सवालों को करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय।